जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के सिलेबस ओवरव्यू के बारे में। तो इसमें हम लोगों का जो पहला चैप्टर है वह है जीवों में जनन। तो हम लोग इसमें जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन क्या होता है, जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तथा इसके साथ साथ इसमें जो कायिक प्रवर्धन होता है, पुनरुद्भवन होता है, मुकुलन होता है, बीजाणु जनन होता है, इन सभी प्रोसेस को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो हम लोग इसमें पुष्पी पादपों में जो पुष्पी पादप होते हैं वे कौन से होते हैं, पादपों को 5 भागों में बांटा गया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जो पुष्पी पादप होते हैं वे क्या होते हैं, वे एंजियोस्पर्म होते हैं। तो हम लोग इसमें एंजियोस्पर्म वाले पादप के बारे में जानेंगे। तथा इसमें क्या पूछा है, लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन के बारे में जानेंगे। और इसमें जो होता है लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के द्वारा जो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है उसके बारे में, तथा गुरु बीजाणुधानी के द्वारा जिसका निर्माण होता है फीमेल गैमेटोफाइट, उसके बारे में जानेंगे। तथा इसके साथ साथ इसमें हम परागकण के बारे में भी जानेंगे। और इसमें कुछ छोटे टॉपिक है जैसे असंग जनन हो गया, बहुभ्रूणता हो गया, अनिषेक जनित फल हो गया, बीज हो गया, भ्रूण हो गया, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। इसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर आता है मानव जनन। मानव में जो जनन होता है, नर जननांग, मादा जननांग, इसके साथ साथ इसमें हम लोग आर्तव चक्र और जो स्तन ग्रंथियां होती हैं इन सब के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हमारा चौथा चैप्टर आता है जनन स्वास्थ्य। तो इसमें निषेचन से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे तथा इससे जो बचाव होते हैं कि जो जनन के द्वारा रोग फैलते हैं उसके बचाव के लिए हमें किन किन युक्तियों का उपचार करना चाहिए, तथा इसमें जो कुछ दवाइयों के भी नाम बताए गए हैं, इन सब के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद पांचवा चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो मेंडल थे, मेंडल के नियम जो थे उसके बारे में। फिर मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर जितने नियम दिए थे उसके बारे में। मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 2 नियम दिए थे, एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर इसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने एक नियम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके साथ साथ आनुवंशिक विकार जो होते हैं जेनेटिकली डिसऑर्डर, जो आनुवंशिक विकार होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मेंडेलियन विकार, दूसरा होता है गुणसूत्री विकार। तो आनुवंशिक विकार में हम लोग इन दोनों विकारों के भी बारे में जानेंगे। और मेंडेलियन विकार 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्रोमोसोम विकार, एक होता है क्रोमोसोम विकार और एक होता है गुणसूत्री विकार। तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यह टॉपिक जो है इसी चैप्टर में आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर वंशागति के आणविक आधार। तो वंशागति के आणविक आधार में हम लोग ये जानेंगे कि जो मेंडल दादा थे, जैसे मान लीजिए ये कोई पेरेंट है, ए है बी है, ये दोनों क्रॉस किए, क्रॉस होने के दौरान इसमें शिशु संतति का निर्माण हो गया। तो मेंडल ने क्या कहा था कि जो ए व बी के जो लक्षण संतति में जाते हैं उसे ले जाने वाले कारक को इन्होंने फैक्टर ही कहा कि जो इन दोनों के लक्षण को जो संतति में ले जा रहा है वह क्या है, वो फैक्टर है। उस आजकल के समय में हम लोग जानते हैं कि वह जीन है, कि जीन के द्वारा ही माता पिता के लक्षण संतति में जाते हैं, लेकिन तब के समय में यह नहीं पता था कि यह जीन है। तो मेंडल ने जो फैक्टर कहा था, तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि जो फैक्टर है, जो मेंडल ने कारक कहा था, वह कारक कौन सा है, वह कारक है जीन, जो माता पिता के लक्षणों को संतति में ले जाता है। तो इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तथा इसमें हम लोग डीएनए पढ़ेंगे, आरएनए पढ़ेंगे, तथा जो प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन होता है और आरएनए के प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में। तथा इसके साथ साथ हम लोग इसमें कोडान के भी बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम परियोजना, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हमारा 7वां चैप्टर आता है विकास। तो विकास के बारे में जैसे हम लोग जानेंगे कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है, हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत क्या है, इन सभी के साथ साथ मानव का निर्माण कहां हुआ, सबसे पहले मानव कैसे बना। तो सबसे पहले मानव
कि दो प्रजातियां पाई गई बहुत ही पहले 3-4 मिलियन वर्ष पूर्व, रामापिथेकस और डाइपिथेकस। इन्हीं दोनों ये कैसे थे, ये बंदर के आकार के दिखाई देते थे। तो इन्हीं दोनों जीवों से क्या हुआ, मानव का निर्माण हुआ। यह बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है विकास। इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग जैसे एड्स हो गया तथा विभिन्न प्रकार के जो वायरस बैक्टीरिया के द्वारा जो डिसऑर्डर होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तथा मानव स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो, इसके विभिन्न चरण होंगे, इन सब के बारे में भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीतियां। इसमें जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि धान की ढेर सारी प्रजातियां हैं, गेहूं की ढेर सारी प्रजातियां हैं। इन दोनों के साथ साथ जितनी भी आप लोग देखते हैं कि जो हाइब्रिड प्रजातियां आई हैं, जो कम समय में ढेर सारा उत्पादन दे रही हैं, कम जगह में ज्यादा उत्पाद बना दे रही हैं, यह सब किसके द्वारा संभव हुआ, जो संभव हुआ किसके द्वारा, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे बीटी कपास हो गया, बीटी बैगन हो गया, बीटी आलू हो गया, बीटी धान हो गया, इस प्रकार से जो इतनी सारी प्रजातियां होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 10वां चैप्टर आता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मतलब जैसे इसमें पढ़ेंगे वाहित मल जो होता है, जो इतनी सारे वाहित मल है, इनका उपचार कैसे किया जाता है। सबसे पहले उसे एक बड़े छन्ने से गुजारा जाता है, बड़े बड़े कूड़ों को अलग कर लिया जाता है। फिर इसमें जो सूक्ष्म मात्रा में मिले हुए अशुद्धियां रहती हैं, उसमें बैक्टीरिया व फंजाई को डाल करके उसे शुद्ध किया जाता है। इस अशुद्धि को साफ करने के लिए उसमें ऑक्सीजन डाला जाता है, जिसे कहते हैं बीओडी, जिसे कहते हैं बीओडी। इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यह होता है बीओडी। यह जो है कैसे बनता है, इसे कैसे उसके अंदर डालते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद आता है जैव प्रौद्योगिकी व प्रक्रम। इसके बारे में जैसे जो जैव प्रौद्योगिकी है, कैसे जीनोम को काटा जाता है, जीन किसी भी जीव के जीन को लेकर के कैसे अध्ययन करें कि उसमें विकार क्या है, तथा जैसे मान लीजिए कोई ये पेरेंट है और अगर इनके द्वारा कोई उत्पन्न संतति है और अगर ये लोग कह दे रहे हैं कि यह जो संतति सी संतति उत्पन्न हुआ है यह हमारा बेटा नहीं है, तो इसमें जो इसका पता लगाया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें भी हम लोग लगभग ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, तो इसमें भी हम लोग जीन के बारे में ही अध्ययन करेंगे, जीनी स्तर पर ही इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद इसमें एक टॉपिक है क्लोनिंग स्थल, क्लोनिंग संवाहक। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक सब इन्हीं दोनों चैप्टरों में आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जीव और समष्टियां, कि जीव कितने प्रकार के होते हैं तथा ये कहां कहां फैले हुए हैं, वन में कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, स्थल पे कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, जल में कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, तथा किस प्रकार के प्रजातियां कितने क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं, किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं, इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पारितंत्र। पारितंत्र जैसे मान लीजिए एक श्रृंखला बना हुआ है कि उच्च उपभोक्ता, मध्यम वर्गीय उपभोक्ता, निम्न उपभोक्ता, जो उपभोक्ताओं की श्रेणी बनी है, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम क्या है, पारितंत्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जीव विविधता एवं संचरण, कि जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वे किसके आधार पर जीवों को वर्गीकरण करा गया है, इन सब के बारे में जानेंगे। तथा उनके संरक्षण, मतलब जो विलुप्त हो रही प्रजातियों को कैसे संरक्षित किया जाए, उन्हें उनके अनुकूल वातावरण में रखा जाए, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा अंतिम चैप्टर आता है पर्यावरण के मुद्दे, पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, जो ओजोन परत की हानि हो रही है उसे कैसे बचाया जाए, ताकि जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है, वे धरती पर ना पहुंचे। इन सब के बारे में हम लोग इन सब चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आज का पूरा कक्षा 12 का सिलेबस ओवरव्यू। कक्षा 12 में हमारे पूरे बायोलॉजी के 16 चैप्टर आते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।